Welcome learners. Welcome in social science class. Dear learners, today in this video we are going to talk about class 7 NCERT and our book is Social and Political Life chapter 1 on equality and our topic is issues of equality in other democracies. Dear learners, in last video part 3 we discuss about the equality in Indian democracy. Now in this video we are going to talk about some other democratic country and the issues of equality in that particular country. So today's video going to be start with a thought by Dr. B.R. Ambedkar ji, very renowned social reformer of India. He said, "It is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. Self-respect is the most vital factor in life." ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल या असम्मानीय है बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के जीना, आत्मसम्मान के बिना जीना बहुत ही मुश्किल बात है या बहुत ही असम्मान की बात है और अच्छी लाइफ के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट इट मैन इज़ ए चीपर. इसके बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, नगण्य है. टू लिव वर्दीली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़. इट इज़ out of hard and ceaseless struggles alone that one derives strength, confidence and recognition. B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं कि आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए एक पर्सन को अपने संघर्षों से जीतना होता है, अपनी डिफ़िकल्टी से ओवरकम करके निकलना होता है, तभी वो आत्मसम्मान के साथ जी सकता है. इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन डिराइव स्ट्रेंथ. और इस लगातार बिना रुके निरंतर संघर्ष करने के बाद ही एक इंसान को स्ट्रेंथ मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है और पहचान, रिकॉग्निशन मिलती है. B.R. अम्बेडकर जी आगे कहते हैं, मैन इज़ मोर्टल, एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर. इंसान नाशवान है, उसका अंत होना निश्चित है. किसी की मृत्यु का दिन किसी दिन है और किसी दूसरे की का कोई और दिन. बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन one's life in enriching the noble ideals of self-respect and in bettering one's human life. और मरने से पहले हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि हम जीवन में आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को प्राप्त कर लें और ह्यूमन लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें. नथिंग इज़ मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लीव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं कि एक इंसान के लिए, एक ब्रेव बहादुर इंसान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना जीना, इससे ज़्यादा और कोई बुरी चीज़ उसके लिए नहीं है. Dear learners, this is our topic, issues of equality in other democracies. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अभी भी इक्वालिटी जो है वो कम्प्लीटली नहीं है, अभी भी यहाँ पर इनइक्वालिटी के इश्यूज चलते रहते हैं. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. ऐसा नहीं है. द ट्रूथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल. इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ अभी भी इक्वालिटी का जो इशू है वो एक मेन इशू है और जिसको लेकर स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है. कम्युनिटीज़ जो हैं इसमें बिज़ी रहती हैं. दैट मीन उनके लिए ये एक मेन पॉइंट है, ये मेन की इशू है. वहाँ का की इशू का मतलब होता है कि मेन मुद्दा है वहाँ पर. तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं. तो आज हम कौन सी कंट्री का यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ेंगे.
सो फॉर द एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देखिए यहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है और फिर भी वहाँ पर जो इनइक्वालिटी का इशू है वो मेन की इशू वहाँ पर अभी भी है। अब देखते हैं वहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है वो किसके मिड में है। सो द अफ्रीकन अमेरिकन्स से मतलब है ऐसे पर्सन जो अफ्रीकन्स हैं बट उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। सो द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, जिनके पूर्वज को लाया गया था अफ्रीका से अमेरिका एज अ स्लेव, एंड इन 20th सेंचुरी अगर उनको बोला जाए डिस्क्राइब योर लाइफ, देन देयर लाइफ्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। तो आज भी उनकी लाइफ जो है वो लार्जली अनइक्वल है, वहाँ पर अभी भी लोगों को इक्वल राइट्स या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। और इसीलिए वहाँ पर 1950s में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया था जिसका एम था अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए इक्वल राइट लेना। प्रायोर टू दिस, ये जो मूवमेंट हुआ था इससे पहले वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉज। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की लाइफ है वहीं पर अनइक्वालिटी है, वहाँ पर जो लॉज था वो उस लॉ में भी कोई प्रोविज़न नहीं था कि इस अनइक्वालिटी के लिए कोई ऐसे लॉ या कोई प्रोविज़न दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं था। सो वहाँ पर गवर्नमेंट के बेस पे भी और नॉर्मल जो कम्युनिटीज़ का ट्रीटमेंट है वो तो अनइक्वल था ही। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस दे आर ईदर had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit। अब देखिए क्या सिचुएशन थी कि एक अगर पब्लिक बस है उसमें कोई ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे, तो जो ब्लैक पर्सन थे उनको बस के एंड में बैक साइड जो सीट्स होती थी उन पे बैठना होता था, और वहाँ पे भी अगर उनको कोई वाइट पर्सन आ जाता और उसकी बैठने की इच्छा थी तो अफ्रीकन्स को वहाँ पर उनको खड़ा होना ही होता था, चाहे वो उनकी विश हो या ना हो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे, एक रियल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है रोज़ा पार्क का। ये रोज़ा पार्क जो थी वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। सो ये रोज़ा पार्क जो थी ये अपने काम से वापस आ रही थी अपने घर की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो इन्होंने मना कर दिया अपनी सीट किसी वाइट पर्सन को देने के लिए। और हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एगिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर treated and which came to be known as the civil right movement। so जब यहाँ पे you can see the picture रोज़ा पार्क। सो इन्होंने जब ये इनका जो रिफ्यूज़ल था इसने एक बहुत बड़े मूवमेंट का रूप ले लिया, और यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर। और इस मूवमेंट का जो नाम रखा गया सिविल राइट मूवमेंट, जहाँ पर अफ्रीकन्स ने अपने राइट के लिए वॉइस को रेज किया अमेरिका के अंदर। सो द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस मूवमेंट का चलाने, ये जो सिविल राइट मूवमेंट था इसको चलाने के बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे 1964 में गवर्नमेंट को एक लॉज जो हैं वो बनाने पड़े, और इस लॉज में क्या उन्होंने प्रोविज़न दिया कि प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन जो अनइक्वल ट्रीटमेंट था उसको रोक दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन, कि कौन किस जाति से है, किस नस्ल से है, धर्म से है, या फिर किस देश में पैदा हुआ है, इन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। और उसके अलावा उनको और क्या प्रोविज़न दिए गए वहाँ पर कि सभी अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस जो हैं वो नॉर्मल स्कूल्स में वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं, उन्हें कोई भी ज़रूरत अब नहीं है, जो उनके लिए सेपरेट स्कूल पहले बनाए गए थे उन्हीं में कंटिन्यू करने की उनको कोई भी नीड नहीं है, वो नॉर्मल स्कूल अब अटेंड कर सकते थे, जबकि उनको पहले इस तरीके की परमिशन नहीं थी, उनके लिए सेपरेट स्कूल्स बनाए गए थे।
However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. ये देखिए, ये मूवमेंट चला दिया गया, उनके लिए प्रोविजंस कर दिए गए, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स भी हैं जो उनको परमिशन मिल गई है नॉर्मल स्कूल अटेंड करने की. बट इतने होने के बाद भी अभी भी अगर आप उनकी कंडीशन देखेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, तो उनकी पुअरेस्ट है. मीन्स अफ्रीकन की और अमेरिकन की अगर आप फाइनेंशियली कंपैरिजन करें तो जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पुअर है. सो मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to the white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. So जो अफ्रीकन अमेरिकन जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है, सो अब वो चाह कर भी अपने बच्चों को फिर बहुत अच्छे स्कूल में जो है वो एडमिशन नहीं करा सकते. तो उनको जो जिन गवर्नमेंट स्कूल्स में वो पढ़ते हैं तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाइड नहीं हैं, और जबकि जो दूसरे जो वाइट स्टूडेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ देम तो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं. और अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में जा भी रहा है तो उनके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो एज जो किसी दूसरे एरिया के प्राइवेट स्कूल के जैसे ही हैं. सो यहाँ पर अभी भी डिफरेंस जो है वो अभी भी डिफरेंस है. जैसे कि हमारे इंडियन में हमने देखा था कि कैसे रिच पर्सनस के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे उनका स्कूल और जो पुअर पर्सन है उनके बच्चों का स्कूल जो है उसमें डिफरेंस था, वैसे ही यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी ये डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है. तो ये हमने अपना देखा कि इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर भी अभी भी इनइक्वालिटी है. इन 20th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं. So we discuss this. Now get back our own Indian Constitution, and here is the excerpt from the Article 15 of the Indian Constitution. हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो है वो हमें क्या प्रोविज़न प्रोवाइड करवाता है वो देखते हैं हम. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. सो आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है कि इंडिया के अंदर धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर और जेंडर के आधार पर कोई भी, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म, किसी भी पर्सन का वो जन्म कहाँ हुआ है, इसके बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. इसके फर्स्ट पार्ट में बोला गया है द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. स्टेट जो है, कोई भी राज्य जो है वो अपने किसी भी सिटीजन के साथ इन ग्राउंड्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड्स टू access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment. And second क्या है, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of the general public. और यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी सिटीजन के साथ कहीं पे भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा. एवरी सिटीज़न कैन एक्सेस टू शॉप्स और पब्लिक रेस्टोरेंट्स, और कोई भी जो भी इंडियन सिटीज़न है वो ईज़िली जो पब्लिक शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, होटल या प्लेसेस हैं, वहाँ पर आराम से जा सकता है. उनको ये किसी भी इस ग्राउंड पे उनको कहीं पे भी मना नहीं किया जा सकता. अदर देन दैट जो विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पर जो कुएँ होते हैं, टैंक्स होते हैं, या फिर बाथिंग घाट्स होते हैं, या फिर रोड्स, पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर गवर्नमेंट ने जिनको कम्प्लीटली बनाया है या फिर पार्शली, जिसमें पार्शली मतलब कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट का वहाँ पर है, तो ऐसी किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टी के अंदर या जनरल पब्लिक प्लेस के अंदर आप किसी भी इंडियन सिटीजन को जाने से मना नहीं किया जा सकता. सो ये हमारे आर्टिकल 15 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम सिटीजन्स को ये राइट दिया गया है. नाउ challenges of democracy, and this is the last topic of our lesson.
चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। चैलेंजेस का मतलब होता है क्या ऐसी मुश्किल चीज़ें जो अभी भी डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे सामने आती हैं, जो अभी भी डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट होने से रोकती हैं। तो वैसी कौन से चैलेंजेस हैं हमारी डेमोक्रेसी के सामने। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। There are always communities and individuals trying to expand the ideas of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. So अगर आप से पूछा जाए कि आप पूरी दुनिया में सभी जितने भी कंट्रीज़ हैं क्या वो डेमोक्रेटिक हैं, या फिर जो भी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है तो क्या वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है। सो ऐसा नहीं कहा जा सकता, कोई भी जो कंट्री है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है। और इसी 100% डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कंट्री को बहुत सारी कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल पर्सन हैं जो लगातार निरंतर कॉन्टीन्यूअसली स्ट्रगल कर रहे हैं और वो डेमोक्रेसी को नए नए मीनिंग्स के साथ एक्सपैंड कर रहे हैं एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी। समानता की नई पहचान इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं, और फिर हमारी इक्वालिटी को नए आयाम वो दे रहे हैं। तो निरंतर ये काम जो है कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा और कुछ इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। सेंट्रल टू दिस इज़ दैट स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। और मेन इसमें क्या है, इसका जो सेंट्रल जो थीम है, जो मेन काम है इसका, वो क्या है, स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशंस ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। इसमें ये मेन जो इसका एम है कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल का वो है कि सभी इंसानों को, सभी पर्सन्स को उनकी पहचान मिले एंड उनकी डिग्निटी जो है उसको भी मेंटेन किया जाए। सम्मान जो है सभी का अधिकार है, तो सभी को सम्मान मिले। हमारी जो ये सिविक्स की जो बुक है, जो सोशल लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसका अभी नेम जो है हमारी बुक का, इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं, हमारे सिविक्स के आने वाले लेसन्स में भी हम देखेंगे कि इक्वालिटी जो है वो हमारी ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को कैसे टच करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है, और उसके बारे में हम अपनी बुक आने वाले लेसन्स में भी पढ़ेंगे। एज you read this chapter, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. So dear students, आपने जो अभी ये लेसन रीड किया है, समझा है, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, कांता का, अंसारी का, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का और बी.आर. अम्बेडकर जी के थॉट भी आपने सुने। तो आपको क्या लगता है कि जो इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या हमारी सोसाइटी उनको पॉजिटिवली ले रही है? क्या सभी के सम्मान को लेकर जो बातें चल रही हैं, क्या सभी उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं? सो ये देखेंगे हम अपनी सोसाइटी के बारे में, और इसको हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट। नाउ एक्सरसाइज टाइम। And in our exercise we have 5 question and the last question with the picture. So ये हम करेंगे अभी। So I solved your exercise and this is our exercise of chapter 1 on equality, and the first question is, in a democracy why is universal adult franchise important? एक डेमोक्रेसी के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो क्या है। ये राइट टू वोट है। सो जो किसको मिलता है? अडल्ट्स को, जो 18 ईयर्स से अबोव हैं उनको। सो आंसर इज, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज़ इक्वल। डेमोक्रेसी की सबसे खास बात क्या है कि हमारे यहाँ पर सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, उनको सभी इक्वल राइट्स मिलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का जो राइट है वो इसी बेस को दिखाता है, इक्वालिटी को। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी
Under universal adult franchise, every adult, irrespective of caste, creed, religion, sex, etc., has the right to vote. सो जो भी अडल्ट हो जाता है, जैसे ही वो जो मेल या फीमेल या किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से जो भी पर्सन अगर 18 ईयर्स का हो गया तो उसे राइट टू वोट मिल जाता है, और ये सबसे अच्छी बात है हमारी डेमोक्रेसी की. सेकंड क्वेश्चन इज रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 ways in which this article address inequality. सो अभी अभी हमने किया था आर्टिकल 15 वाला बॉक्स, और उसमें हमने डिस्कस किए थे कि कैसे स्टेट क्या प्रोविज़न प्रोवाइड करवाएगा अपने सिटीजन्स को, और कैसे उनको पब्लिक प्लेस पे जाने से कोई भी मना नहीं कर सकता. तो वो 2 प्रोविज़न कौन से थे? फर्स्ट वन इज दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी in terms of access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment. And second one is the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of the general public. Third question is, in what ways was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Ansaris? So dear students, आपको दोनों स्टोरीज याद होनी चाहिए यहाँ पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की भी और अंसारी जी की भी. सो उन दोनों की स्टोरी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? नंबर 1, बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकिस एंड अंसारीज वर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन. सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों के साथ भेदभाव हुआ था, ये उनकी सिमिलैरिटी है. सेकेंड है, ओम प्रकाश वॉज नॉट अलाउड टू सिट with other students in the classroom and was made to sweep the school and the playground only because he was a Dalit. So ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को सिर्फ किस लिए सबसे अलग बिठाया जाता था या उसको प्लेग्राउंड को क्लीन करने के लिए बोला गया है? क्योंकि वो दलित कास्ट से बिलोंग करता था, इसीलिए. सिमिलरली द अंसारीज were not given a flat in a locality where lived the people belonging to a religion other than theirs. अब यहाँ पर देखिए, वैसे ही जैसे ओम प्रकाश जी के साथ उनके कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, यहाँ पर अंसारी जी के साथ उनके रिलीजन बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. उन्हें फ्लैट नहीं मिल रहा था क्योंकि उन लोकेलिटीज़ में वहाँ पर कोई और रिलीजन के पर्सन जो है वहाँ पर रहते थे, और मुस्लिम कम्युनिटीज़ वहाँ पर नहीं थी, और सिर्फ इसीलिए वहाँ पर अंसारी जी जो हैं उनको फ्लैट नहीं मिलता है. थर्ड वन इज़ The moment that landlady came to know about their name, she declined to rent the house. और जैसे ही उनको अंसारी जी का सरनेम पता चल जाता तो यहाँ पर लैंडलेडी जो है उसको हाउस देने से मना कर देती. सो इन बोथ द केसेस द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन इज़ वायलेटेड. तो यहाँ पर मेन सिमिलैरिटी क्या है इनकी, कि दोनों ही केसेस में सम्मान को ठेस पहुँची है, डिग्निटी को हार्म हुआ है. तो ये इन दोनों स्टोरीज़ की सिमिलैरिटीज़ है. Next question is, what do you understand by the term all persons are equal before the law? What do you think it is important in a democracy? So क्या समझते हैं आप all persons are equal before the law? लॉ के सामने सभी पर्सन इक्वल हैं. इस बात से क्या मतलब है? It means that every person from the president of a country to a normal person has to obey the same laws. इसका मतलब है कि डेजिग्नेशन की अगर हम बात करें कि डेजिग्नेशन में कोई बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पर है या फिर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए कानून अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. कंट्री के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट को भी और एक नॉर्मल पर्सन को भी वही जो लॉज बने हैं उनको फॉलो करना ही होगा. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एट्सेट्रा. किसी के साथ भी किसी भी धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स. और हर इंसान, हर सिटीज़न पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक रोड्स हैं, पब्लिक घाट्स हैं, तो पब्लिक के लिए जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई गई है उसको वो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं किया जाएगा. इक्वलिटी इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी which gives equal importance and recognition to all. Inequalities on the basis of race, religion, caste, etc. continue to exist. Democracy would never flourish.
अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये ज़रूरी है इक्वलिटी होना। सो इक्वलिटी जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी की आत्मा होती है, जो उसे क्या देती है, विच गिव्स इक्वल इम्पॉर्टेंस एंड रिकग्निशन टू ऑल, जिसमें हर इंसान को, हर सिटीज़न को इक्वली इम्पॉर्टेंस मिलती है, इक्वली रिकग्निशन मिलता है। इफ़ इनइक्वालिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एट्सेट्रा कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, और अगर ये इनइक्वालिटी कंटिन्यू रहे, इक्वालिटी नहीं हो, तो कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो फ्लोरिश नहीं हो सकती, वो फल फूल नहीं सकती, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में एक पिक्चर भी गिवन है। सो ये उस पिक्चर के बारे में ही ये क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासेस द डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995. This law states that persons with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation in society. The government has to provide free education and integrate children with disabilities into mainstream school. So government ने 1995 में एक एक्ट बनाया गया था, इंडिया पासेस द डिसेबिलिटी एक्ट। तो ये डिसेबिलिटी एक्ट में क्या प्रोविज़न दिए गए कि जो पर्सन डिसेबल है, डिसेबल मीन्स जैसे कि किसी के हैंड नहीं है या लेग्स नहीं है या फिर आइज़ में प्रॉब्लम है, तो कोई भी डिसेबिलिटी अगर है, सो उनको पहले उनके लिए सेपरेट स्कूल्स होते थे, तो अब उस तरीके से नहीं, उनको मेन स्ट्रीम में पढ़ने के लिए उनके लिए डोर ओपन किए गए हैं। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट दैट ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, स्कूल एट्सेट्रा शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बोल दिया गया है, ऐसा नहीं है, स्पेशली स्कूल्स और जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें रैम्प की फैसिलिटी वहाँ पर दी गई है ताकि डिसेबल पर्सन ईजिली वॉक कर सके। अब हमें फ़ोटो को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय who is being carried down the stairs. Do you think the above law is being implemented in his case? What needs to be done to make the building more accessible for him? How would his being carried down the stairs affect his dignity as well as his safety? अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए आंसर मैं भी आपको दिखा रही हूँ, बट उससे पहले आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है। कैसे इस बच्चे को ये दो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कैसे उसको उठा के स्टेयर से नीचे लेकर आ रहे हैं। अगर आप सोचिए, अगर किसी भी सिक्योरिटी गार्ड का जिसने इस चेयर को होल्ड किया है, अगर उसका पैर खुद स्लिप हो जाए तो इस बच्चे को और ज़्यादा इंजरी हो सकती है या नहीं। सो ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि ये जो एक्ट बनाया गया है, इसके जो प्रोविजंस है, क्या वो इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो लेट्स सी द आंसर। नो, द डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस। वो साफ हमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर अगर रैंप होता तो वो ईजिली उसको स्लाइड किया जा सकता था उसकी चेयर को। अब रैंप वहाँ पर नहीं है, उसको स्टेयर से नीचे लाया जा रहा है, तो ये डिसेबिलिटी एक्ट दिखाई दे रहा है कि उसमें जो प्रोविज़न थे वो वहाँ पर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी एक्ट, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द पब्लिक बिल्डिंग्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स टू प्रोवाइड रैम्प फॉर द ईजी एक्सेस टू द पीपल विद डिसेबिलिटी। क्या कहा गया है कि पब्लिक बिल्डिंग्स में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में रैंप प्रोवाइड किया जाना चाहिए डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए। बाय नॉट प्रोवाइडिंग रैंप द डिग्निटी ऑफ दिस पर्सन इज़ वायलेटेड। सो पिक्चर में जो बॉय दिया गया है, अगर वहाँ पे रैंप नहीं है तो उसको कैसे उसको एक्सेस किया जा रहा है, उसको लेकर जाया जा रहा है स्टेयर से, इससे उसकी डिग्निटी को हार्म पहुँच रहा है, क्योंकि वो हो सकता है शाय फील कर रहा हो या फिर इन्फीरियर फील कर रहा हो, इनसिक्योर फील कर रहा हो। सो ही इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। अगर वहाँ पर रैंप होता तो उसको 4 सिक्योरिटी गार्ड की नीड नहीं होती, वो खुद ही अपनी चेयर को स्लाइड कर सकता था। तो इससे उसकी सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है उस अपॉर्चुनिटी को भी यहाँ पे छीना गया है। इट माइट अफेक्ट हिज सेफ्टी इन द सेंस इफ़ द पीपल हु आर कैरिंग हिम लॉस्ट देयर बैलेंस, इट विल कॉज हिम सम सीरियस इंजरी। और जो पर्सन, जो सिक्योरिटी गार्ड उसको नीचे लेकर आ रहे हैं, अगर वो खुद ही स्लिप हो जाएं, खुद ही उनका बैलेंस लूज हो जाए, तो इसमें क्या होगा, उस बॉय को ना चाहते हुए भी किसी इंजरी का सामना करना पड़ सकता है।
तो इस पिक्चर में जो हमें पिक्चर दिखाई गई थी, यहाँ पर डिसेबिलिटी एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जो कि किया जाना चाहिए था। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, we will meet with next video with some another topic. Till then, keep learning, stay safe, stay healthy. Thank you.